एंड दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आई नो आप बहुत बेसब्री से ग्रेजुएट लेवल के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मैं भी वेट कर रहा हूँ एंड सभी कैंडिडेट का यही हाल है। सभी बहुत बेसब्री से रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बच्चे 2 बार ट्विटर कैंपेन भी कर चुके हैं, आज तीसरी बार ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं आरआरबी को बताने के लिए कि जितना जल्दी हो सके आरआरबी को रिजल्ट दे देना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई आरआरबी इज डिलेइंग थिंग्स। आरआरबी को इतना डिले नहीं करना चाहिए। आरआरबी को टाइपिंग और सीबेट का स्टेटस दे देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 18 मंथ हो चुके हैं, बट आरआरबी अभी तक जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर पाया है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीबेट और टाइपिंग का स्टेटस हमको कब तक दिख सकता है, फाइनल एक्सपेक्टेड फाइनल रिजल्ट डेट क्या हो सकती है, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट के बाद में जो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी डाउट है आपके वो क्लियर करूंगा। उसके बाद में पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होगा, हम हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मैं एश्योर कर सकता हूँ आपको कि आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड ना कोई डाउट रहेगा, ना कोई कन्फ्यूजन रहेगा, एंड आपको फर्दर कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। और आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर अपडेट। मैं फ्यूचर में भी ऐसे वीडियो डालता रहूँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे फाइनल रिजल्ट डेट, फिर जो भी मेडिकल डाउट वगैरह वो सारी चीज़ें जानेंगे हम। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टेजेज ऑफ एग्ज़ाम क्या होती हैं, मतलब कितनी स्टेजेज में एग्ज़ाम होगा। हाँ, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर हम पूरा स्टेजेज ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे पहले सीबेट होता है, सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2 होता है, फिर सीबेट और सीबीएसटी होता है। फिर इनका स्टेटस देखने को मिलता है हमें। फिर फाइनल रिजल्ट आता है, फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर फाइनल हमें पोस्ट अलॉटमेंट कर दी जाती है। हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे अटके हुए हैं, अगर ये आ जाएगा फिर फाइनल रिजल्ट, फिर मेडिकल और डीवी, फिर पोस्ट अलॉटमेंट, ऐसे हम चलेंगे। सो आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। उसके बाद में देखो, अगर हम बात करें, मैं आपको जो भी रिजल्ट डेट बताने के लिए एक जो भी प्रूफ के तौर पर लेके आया हूँ। देखो, अगर हम आरआरबी जेई के बात करें, सेकंड स्टेज की बात करें, तो अराउंड 28 डेज का टाइम लगा था जो स्टेज सेकंड का रिजल्ट आने में। सेम अगर हम आरआरबी एएलपी की स्टेज सेकंड की बात करें तो 31 डेज का टाइम लगा था जो सेकंड स्टेज का रिजल्ट आने में। बट इधर क्या सीन हुआ था, इधर भी री एग्जाम हुआ था ना, वो बहुत जल्दी हो गया था। और अगर हम एनटीपीसी में बात करें, एनटीपीसी में जो री एग्जाम हुआ था वो अप्रोक्स 1.5 महीने बाद हुआ था। तो ये चीज़ भी बहुत क्रूशियल है ये। और ऑलरेडी एनटीपीसी को 18 मंथ हो चुके हैं, तो आरआरबी को बहुत जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। सो और बच्चे मतलब ऑलमोस्ट बच्चे मतलब थर्ड टाइम ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं आरआरबी को बताने के लिए। सो जो इसका स्टेटस आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको मंडे तक, मतलब 2 मार्च तक आपको टाइपिंग स्टेटस और सीबेट का और टाइपिंग का स्टेटस आपको दिख ही जाएगा। मतलब बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको दिख ही जाएगा टाइपिंग और स्टेटस का और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट अगर 2 मार्च तक हमारा टाइपिंग और सीबेट का स्टेटस आ जाता है तो फाइनल रिजल्ट हमारा 15 से 20 मार्च तक आपको फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। अराउंड 20 मार्च के समथिंग आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एंड मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट आए ना वो सीजीएल के रिजल्ट के आसपास आए, जिससे कि जो बहुत सारे बच्चे जो सीजीएल में उनका नाम आ जाएगा, सीजीएल में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल स्किप कर देंगे। इस वजह से कुछ एडिशनल बच्चे जो बहुत डेस्परेट हैं, जिनके थोड़े से कट ऑफ जो बाउंड्री लाइन पे हैं, उनको भी जॉब मिल जाएगा। सो मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट थोड़ा सा डिले, 10 दिन रिजल्ट डिले और हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। पहले हमें सीबेट और सीबीएसटी का स्टेटस देखने को मिल जाए, जिससे बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए बच्चे,
जो इतना हाइपर हो रहे हैं बच्चे, इतना ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा शांति मिल जाए। पहले हमें ये देखने को मिल जाए, ये मोर देन सफिशिएंट है। रिजल्ट के लिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिले होना चाहिए रिजल्ट, और आई होप आप इस बात से डिसएग्री नहीं करोगे मेरी बात से, क्योंकि कुछ एडिशनल बच्चों को और भी चांसेस मिल जाएगा। क्योंकि अब ऐसा बता रहे हैं कि एनटीपीसी में इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं है, अगर बच्चे ज्वाइनिंग स्किप करेंगे तो फिर वो उन वैकेंसीज को नेक्स्ट वैकेंसीज के लिए रिजर्व रख रहेंगे। अगर बच्चे मेडिकल और डीबी स्किप कर देंगे तो फिर सेकंड राउंड डीबी होगा और मेडिकल होगा, तो उसमें बच्चों को चांसेस मिल जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा रिजल्ट डिले हो जाए तो कोई बात नहीं, 10 दिन इतना जब 18 मंथ वेट किया है तो 10 से 15 दिन और वेट कर लेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। बच्चों को ये भी डाउट है कि क्या सारे रिजल्ट एक साथ आएंगे या फिर अलग अलग डेट पे आएंगे, तो आपको मैं पहले ही बता दूं, जो लेवल 6 और लेवल 5 का रिजल्ट है वो सारे रिजल्ट एक साथ ही आएंगे, आपको एक साथ ही देखने को मिलेंगे। बट पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होगी वो मैं आपको पोस्ट अलॉटमेंट वाले सेक्शन में जाके आपको क्लियर करूंगा। बट आपको क्लियर कर दूं कि आपका रिजल्ट अभी सारे रिजल्ट एक साथ ही आएंगे। उसके बाद हम बात करें अगर मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है उनको क्लियर करूं, तो सबसे ये लाइन पे बाद में आऊँगा मैं। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ पता होगा, बट मैं आपको जल्दी जल्दी एक बार ब्रश अप कर देता हूँ आपकी ये भी चीज़ें। सीसीटीएस के लिए हमें B2 मेडिकल चाहिए, वो स्टेशन मास्टर के लिए A2 मेडिकल चाहिए, गुड्स मैनेजर के लिए A2 मेडिकल चाहिए, JAA और टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए हमें C2 मेडिकल चाहिए। A2 B2 ये C2 मेडिकल ये होते क्या है ये भी चीज़ें आपको बता दूँ। A2 मेडिकल होता है जिसमें हमें विदाउट ग्लास 6/9 विजन चाहिए होता है। A3 मेडिकल होता है कि विद हमारे पास विद और विदाउट ग्लास 6/9 विजन होना चाहिए, बट जो पावर ऑफ लेंस है वो 2 डायप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और B2 मेडिकल क्या होता है, फिजिकली फिट, ये तो क्राइटेरिया है कि आप फिजिकली फिट दिखने चाहिए हर एस्पेक्ट में। एक वन आई तुम्हारी 6/9, सेकेंड आई तुम्हारी 6/12 तक चलेगी, बट जो पावर ऑफ लेंस है वो 4 डायप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। C2 मेडिकल क्या होता है कि आप 6/12 होना चाहिए, चाहे ग्लास के साथ में हो चाहे विदाउट ग्लास हो, और जो पावर ऑफ लेंस का इधर कोई भी कंसेप्ट नहीं है, मतलब इधर हर कोई बच्चा फिट है। और कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल चाहिए, आई होप ये भी चीज़ समझ आ गई होगी। अब काफ़ी बच्चों को ये डाउट है कि कुछ बच्चों को ये भी लग रहा है, मान लो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है, तो क्या वो, और उनके पास A2 मेडिकल नहीं हुआ तो क्या वो मेडिकली अनफिट हो जाएंगे, क्या उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पे हम अगर ये लाइन ध्यान से पढ़ेंगे, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। यहाँ पे देखो पोस्ट और एस लगा हुआ साथ में। मान लो किसी बच्चे की प्रेफरेंस ऐसे है, SM, CCTC, CCTS, JAA, दोनों टाइपिंग वाली पोस्ट में JAA की थ्रू कंसिडर किया, और गुड्स मैनेजर मान लो ये वाली है। अब मान लो किसी बच्चे का A2 मेडिकल होता है तो उसको स्टेशन मास्टर मिल जाएगा। अगर उसको A2 मेडिकल नहीं है तो उसको CCTS, अगर उसका B2 मेडिकल है तो उसको CCTS मिल जाएगा। अगर मान लो ये भी मेडिकल नहीं है तो उसको JAA मिल जाएगा। अगर मान लो किसी बच्चे ने केवल एक ही प्रेफरेंस दिया है, वो है स्टेशन मास्टर और गुड्स मैनेजर, ये 2 प्रेफरेंस दिए हैं केवल, और अगर वो A2 मेडिकल फेल हो जाता है तो उसको आउट कर दिया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस सेंस में ये वाला है कि अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी गिवन, उसको फिर किसी भी पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इस पोस्ट और पोस्ट एस का मतलब यही है कि आप प्रेफरेंस कितनी दे रहे हो उसके ऊपर है। अगर ऐसा होता कि केवल फिर फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग से उनको मेडिकल देखना होता तो फिर वो केवल एक ही प्रेफरेंस भरवाते, ना कि हर जितनी प्रेफरेंस है वो जो भी टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस को वो फिल नहीं करवाते, फिर वो केवल बोलते हैं आपसे कि आप अपनी एक प्रेफरेंस चूज कर लीजिए। सो आई होप आपको ये भी चीज़ समझ आ गई होगी। अब पहले पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होगा उससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो मैंडेटरी जो कोर डॉक्यूमेंट है वो आपको बता देता हूँ। जो हमारा CBT 1 हुआ था, CBT 1, CBT 2, CBT 1, CBT 2 टाइपिंग और CBAT, इन सब के एडमिट कार्ड की जो फॉइल हमको मिली थी कैंडिडेट फॉइल, उसको अपने पास रखना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल अप लेटर होगा, उसको लेके जाना है। उसके बाद में हमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, हमें आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड रिकमेंडेड है, आधार कार्ड हर जगह आधार कार्ड ही माना जाता है। उसके साथ में अपन अदर डॉक्यूमेंट भी लेके जा सकते हो। अगर आपके आधार कार्ड में थोड़ा सा भी कुछ गलती है तो वोटर ID लेके जा सकते हो, पैन कार्ड लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, पासपोर्ट लेके जा सकते हो।
डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप 10th या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको। उसके बाद में मैट्रिकुलेशन और 10th सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट लेके जाना है। 12th का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट लेके जाना है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट दोनों लेके जाना है। जो ऑल ईयर या सेमेस्टर की मार्कशीट है वो लेके जाना है आपको। इसके बाद में ये अगर हम कैटेगरी वाइज, अगर आप रिजर्वेशन और या कुछ भी चीज़ क्लेम कर रहे हो तो आपको SC/ST सर्टिफिकेट ले जाना है। वो गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए आपका। OBC नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट आपका एनेक्सर 2nd फॉर्मेट में होना चाहिए और वैलिड एंड इशूड विद रिक्वायरमेंट वैलिडिटी प्रूफ के साथ में आपका होना चाहिए। OBC नॉन क्रीमी डिक्लेरेशन होना चाहिए आपका एनेक्सर 2nd A के फॉर्मेट में होना चाहिए। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एनेक्सर 3rd A फॉर्मेट में होना चाहिए आपका, 3rd फॉर्मेट में होना चाहिए। PWD सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए अगर आप एलिजिबल हो तो। उसके बाद अगर हम बात करें जो एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। एक्स सर्विसमैन अगर आपका ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हो तो वो होना चाहिए या फिर सर्विस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन आपका होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन के लिए है, कुछ पोस्टों के लिए ये मांगा जाता है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो तो आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। अगर आपका नो ऑब्जेक्शन, हाँ अगर आप किसी अगर अभी प्रेजेंट में सर्विंग हो और आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हो तो आपको जिस डिपार्टमेंट में हो वहाँ से आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेके आना है। नाम चेंज, अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो आपको एफिडेविट के फॉर्म में नाम चेंज वाला डॉक्यूमेंट एफिडेविट बनवा के लाना है। अगर आपके पापा मम्मी या किसी भी स्पेलिंग में आपका मिसमैच है या फिर आपके नाम में कुछ इशू है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ इशू है या फिर किसी भी फॉर्म में आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई इशू है तो आप एफिडेविट बनवा के ला सकते हो। ठीक है। उसके बाद में आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है अराउंड 20 के अप्रॉक्स। वो आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा कितने, मैं भी अपडेट कर दूंगा आपको। और किसी को और सिग्नेचर ये काफ़ी RRBs में वो पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही वो अपलोड करवा लेते हैं। आई होप अब आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगा पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होगी। जो आपका सबसे बड़ा डाउट है ना कि पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होगी, ये सबसे बड़ा डाउट है और इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब एक ध्यान से समझना, मैं एग्जाम्पल लूँगा एक कैंडिडेट का। मान लो हमारे पास एक पी नाम का कैंडिडेट है, उसके 98 मार्क्स हैं। हम 4 सिनेरियो में देखेंगे, ठीक है। अगर उसके 98 मार्क्स हैं और उसकी प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है, सेकंड है CCTS है, थर्ड प्रेफरेंस JEE है, फोर्थ प्रेफरेंस CCTC है और फिफ्थ प्रेफरेंस गुड्स मैनेजर है। सॉरी, स्टेशन मास्टर नहीं, गुड्स मैनेजर। अगर मान लो स्टेशन मास्टर के लिए 93 कट ऑफ है, CCTS के लिए 96 कट ऑफ है, JEE और CCTC के लिए मैं 91 कट ऑफ माना है और स्टेशन मास्टर गुड्स मैनेजर के लिए 90 कट ऑफ। क्योंकि भाई ये बच्चे 98 मार्क्स है, ये सारे कट ऑफ क्लियर कर रहा है। अब उसकी प्रेफरेंस देखी जाएंगी। अगर उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है, अगर उसको A2 मेडिकल, क्योंकि आपको हमें पता है जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है वो मेडिकल के बाद ही आने वाला है और वो 2 महीने बाद, 1 से 2 महीने बाद आएगा। तो ये सारी मेडिकल पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी पोस्ट मिल रही है। सो मान लो किसी कैंडिडेट का A2 मेडिकल है और उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर और वो कट ऑफ क्लियर कर रहा है तो उसको स्टेशन मास्टर वाली जॉब मिल जाएगी। अब मान लो उसका A2 मेडिकल नहीं है, उसको B2 मेडिकल मिल जाता है। A2 मेडिकल नहीं है, उसको B2 मेडिकल मिल जाता है। तो B2 मेडिकल में स्टेशन मास्टर का कट ऑफ क्लियर कर रहा है बट वो A2 मेडिकल डिस्क्वालीफाई है तो उसको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब उसकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी। सेकंड प्रेफरेंस क्या है? मान लो उसकी सेकंड प्रेफरेंस है CCTS। अब वो कट ऑफ क्लियर कर रहा है CCTS का और उसका B2 मेडिकल भी है तो उसको ये वाली कट पोस्ट दे दी जाएगी। अगर मान लो उसके पास में B2 मेडिकल भी नहीं है और ये मेडिकल भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है क्योंकि वो सारे कट ऑफ क्लियर कर रहा है बच्चा, तो अब उसकी C2 मेडिकल तो हर बच्चा एलिजिबल है तो फिर उसकी नेक्स्ट प्रेफरेंस देखी जाएगी। अगर मान लो वो JEE वाली पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहा है तो फिर ये वाली पोस्ट उसको मिलेगी, ये वाली पोस्ट नहीं मिलेगी। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होगा। मान लो ये फर्स्ट एग्जांपल, अब सेकंड एग्जांपल समझते हैं। मान लो किसी कैंडिडेट जिसका नाम S है, उसके 93 मार्क्स हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे अपन वो कर पाएँ, ठीक है। मान लो S है, 93 मार्क्स है, उसकी प्रेफरेंस है फर्स्ट CCTS है,
और उसकी स्टेशन मास्टर सेकंड है और JAA थर्ड है, CCTC फोर्थ है और गुड्स टर्मिनल मैनेजर फिफ्थ प्रेफरेंस है। अगर उसको A2 और मान लेते हैं उसका A2 मेडिकल है, तो क्या वो स्टेशन मास्टर वाला कट ऑफ क्लियर कर रहा है? वो नहीं कर रहा है। क्या CCTS वाला कट ऑफ क्लियर कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या वो JAA वाला कट ऑफ क्लियर कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या वो CCTC वाला कट ऑफ क्लियर कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो उसको कौन सा कट ऑफ क्लियर कर रहा है? वो गुड्स मैनेजर वाला कट ऑफ क्लियर कर रहा है, तो उसको गुड्स मैनेजर वाली पोस्ट मिल जाएगी। मान लो उसका A2 मेडिकल नहीं है और तो ऐसा बच्चा ऑटोमेटिकली सारी पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मान लो इसके मैं मार्क्स बढ़ा देता हूँ, थोड़े से मार्क्स और बढ़ा देता हूँ। मैंने मान लिया कि इस बच्चे के 95 मार्क्स हैं, अब उसको A2 मेडिकल, उसके पास में A2 मेडिकल भी नहीं है, तो क्या स्टेशन मास्टर कट ऑफ क्लियर कर? नहीं, क्योंकि मेडिकल ये सारी डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि कट ऑफ और मेडिकल के बेसिस पे। अब वो देखेंगे क्या थर्ड प्रेफरेंस मिल रही है इसको, यस, तो इस बेसिस पे हमारा पोस्ट अलॉटमेंट होने वाला है। जो बच्चे अगर सारी पोस्टें फुलफिल नहीं हो पाएंगी तो कुछ एडिशनल बच्चों के लिए सेकंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ऐसे करके चीज़ें चलेंगी। आई होप अब आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आपको अगेन जो रिजल्ट डेट है उससे रिलेटेड मैं अगेन अपडेट कर देना चाहूँगा कि 2 मार्च तक हमें हर हाल में टाइपिंग और CBET का स्टेटस दिख जाएगा। उसके बाद में हमें 20 मार्च तक हमारा फाइनल रिजल्ट आने का प्रोबेबिलिटी है, बट मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट थोड़ा सा डिले और हो तो बहुत अच्छा है। कुछ एडिशनल बच्चों को और भी चांसेस मिलना चाहिए जो कि वो डिजर्व करते हैं, इतना हार्ड वर्क किया है। एंड आई होप अब आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, चाहे वो एग्जाम डेट हो, चाहे वो स्टेजेस ऑफ एग्जाम हो, चाहे वो मेडिकल रिलेटेड डाउट हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे पोस्ट अलॉटमेंट रिलेटेड डाउट हो, सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका वीडियो से रिलेटेड क्या फीडबैक हो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।